कुछ ज्यादा नहीं। सुना है ज़हनी मरीज है। ये भी सुना है कि जब वो 16 साल की थी तो नाजायज ताल्लुकात की शौकीन थी, मगर मॉडर्न ज़माने में ये कोई बुराई नहीं समझी जाती। मेरे लड़कपन के दौर में हालात मुख्तलिफ थे। कोई लड़की हासिल करने के लिए बड़ी कोशिश करना पड़ती थी। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या एंजेला से कोई दिलचस्पी है? मैं एंजेला से ज़्यादा हैंक में दिलचस्पी रखता हूँ, मैंने बताया। तो होशियार रहना, वो बहुत खतरनाक कमीना फितरत आदमी है, अल्बर्नी ने कहा। एंजेला का एक भाई भी तो था, टेरांस। उसके बारे में कुछ जानते हो? अल्बर्नी ने खाली प्लेट की तरफ देखा। मैं उसका मतलब समझ गया। मैंने कहा कि वो मजीद सॉसेज खाना चाहे तो मंगवा ले। अल्बर्नी ने सॉन्ग को इशारा किया। सॉन्ग फुर्ती से दूसरी प्लेट और बेर का गिलास ले आया। अल्बर्नी ने मुंह चलाते हुए कहा कि उस जैसी जसामत के आदमी को अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए ज्यादा खाना पड़ता है। जब प्लेट और बेर का गिलास खाली हो गया तो वो बोला, तुम क्या पूछ रहे थे मिस्टर वेलिस? टेरांस थॉरसन के बारे में कुछ जानते हो? मैंने कहा। हाँ, कुछ न कुछ तो जानता हूँ, अल्बर्नी ने जवाब दिया। उसके अपने बाप से नहीं बनती थी। टेरी ने घर छोड़ दिया और यहाँ साहिली इलाके में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। ये कमरा एक 3rd क्लास बिल्डिंग में, जिसका नाम बेकर्स है, वाक़े है। ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है। वो पियानो बहुत अच्छा बजाता था। एक क्लब में, जिसका नाम डेड एंड क्लब है, पियानो बजाने पर मुलाजिम हो गया। क्लब का मालिक हैरी रिच है। उसने अपना नाम भी टेरी ज़ेगलर रख लिया। सुनने में आया था कि उसकी वजह से क्लब की आमदनी बहुत बढ़ गई थी। नौजवान लड़के लड़कियां उसके पियानो बजाने के दीवाने थे। वो रात के 9 बजे से 2 बजे तक क्लब में काम करता था। कभी किसी से कोई बात नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता था। फिर 3 माह कबल वो कहीं गायब हो गया। तब से किसी ने उसे नहीं देखा। मैंने अफवाह सुनी थी कि हैंक ने उसे तलाश करने की कोशिश की कि उसे अपने क्लब में पियानो बजाने पर रख ले, लेकिन मेरे ख्याल में वो कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि अगर टेरी ब्लैक कैसेट में पियानो बजाने लगता तो ये बड़ी सनसनीखेज खबर होती और मुझे ज़रूर मालूम हो जाती। मैंने चलने का इरादा किया। मैं अल्बर्नी को ये तासुर देना नहीं चाहता था कि मैं हैंक, एंजेला या टेरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए किस कदर बेचैन हूँ। मैंने अपने बटुए से $20 का नोट निकालकर उसे दिया, जिसे उसने इस फुर्ती से झपटा कि क्या कोई छिपकली किसी मक्खी पर झपटती होगी। अपने कान जमीन से लगाए रखना, मैंने कहा। हैंक, टेरी और एंजेला के बारे में जितना भी मालूम कर सको अच्छा है। ज़रूर मिस्टर वेलिस, अल्बर्नी मुस्कुराया। तुम जानते ही हो कि मैं कहाँ मिलता हूँ। जब चाहो आ सकते हो। मैंने सॉम को उसका बिल अदा किया और ट्यूरन से बाहर निकल गया। मैं मुतमईन था कि मेरी सुबह ज़ाय नहीं हुई है। एंडरसन ब्लैक कैसेट से कुछ फासले पर कार में बैठा च्युइंगम चबा रहा था। मैं उसके बराबर में बैठ गया। एंजेला बाहर निकली या नहीं? वो 10 मिनट पहले जा चुकी है, एंडरसन ने जवाब दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका ताक़ुब करूं या तुम्हारे इंतजार में बैठा रहूं। बाहर आते वक्त उसके हाथ में प्लास्टिक का ब्रीफकेस नहीं था और वो वापस शहर की तरफ गई है। तुमने ठीक किया, मैंने कहा और उसे अल्बर्नी से अपनी गुफ्तगू के बारे में बताया। गोया हम बेयर का एक गिलास पीकर दूसरे मुकामात पर जाएंगे, वो बोला। हमारा पहला स्टॉप बेकर्स बिल्डिंग है, मैंने कहा, मगर बियर पीने के बाद नहीं, बियर पीने से पहले। मेरा भी यही अंदाजा था, एंडरसन ने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा। बेकर्स एक खस्ता हाल इमारत थी जिसमें मजदूर पेशा लोग रिहाइश पजीर थे। आसपास छोटी छोटी दुकानें थीं। वो तंग सड़क जिस पर यह इमारत वाक़ई थी इस वक्त बड़ी पुरहुजूम नजर आ रही थी। एंडरसन को कार पार्क करने की जगह बड़ी मुश्किल से मिली। हम कार से उतरकर बिल्डिंग के बैरूनी दरवाजे तक गए। मैंने उससे कहा कि वो यहीं इंतजार करे, मैं जाकर चौकीदार से बात करता हूँ। चौकीदार तहखाने में झाड़ू दे रहा था। झाड़ू इस तरह पकड़ रखी थी जैसे उसके हाथ बहुत नरमो नाजुक हों। उसने मेरी तरफ देखा। मैं टेरी ज़ेगलर को तलाश कर रहा हूँ, मैंने खालिकाना लहजे में कहा। ओके, ज़रूर तलाश करो, वो बोला। मुझे काम करना है। और वो फिर झाड़ू देने लगा। वो मुझे कहाँ मिलेगा? मैंने पूछा। वो रुका, मेरी तरफ गौर से देखा। तुम्हारा ताल्लुक पुलिस से है? उसने पूछा। मुझे उसकी तलाश इसलिए है कि वो कुछ रकम का मालिक बन गया है, मैंने कहा। चौकीदार की आंखों में दिलचस्पी की चमक उभरी। रकम बहुत बड़ी है? उसने पूछा। मुझे मालूम नहीं, मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं। मैं सोच रहा था कि यह बारहा आजमाया हुआ बहाना अब भी कितना कारगर है।
पता बताने वाले को कुछ इनाम मिलेगा? $20 मिल सकते हैं, बशर्ते कि दोस्त पता बताया जाए, मैंने कहा। चौकीदार ने सर खुजाया, कुछ देर सोचा, फिर बोला, टेरी रेगुलर के बारे में पूछ रहे हो ना? हाँ। उसने टॉप फ्लोर का अपार्टमेंट 18 माह पहले किराए पर लिया था, चौकीदार ने बताया। किराया पाबंदी से देता था, कोई और प्रॉब्लम भी नहीं थी, दिन रात काम करता था। फिर 2 महीने पहले अचानक चला गया। उसने मुझे बताया कि वो सब कुछ छोड़ कर जा रहा है। अपनी चीजें पैक करके 2 सूटकेसों में भरी और अपनी ओल्डस कार में चला गया। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। उसने ये नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है? नहीं, और जहां भी गया हो मुझे क्या, लोग आते जाते रहते हैं। उसके पास होल्डर्स कार थी, तुम्हें उसका नंबर मालूम है? क्यों नहीं, नंबर इतना आसान था कि बगैर कोशिश के याद रह सकता है। PC 10001। क्या उसके अपार्टमेंट में कोई और आ गया? बिल्कुल आ गया। टेरी को गए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि एक लड़की आ गई, 2 महीने का किराया भी एडवांस दे दिया। वो कौन है? उसका नाम डॉली गिलबर्ट है। कम से कम वो अपने आप को यही कहती है। मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। रातों को काम करती है। चौकीदार ने कुछ बेचैनी जाहिर करना शुरू की। मैंने सोचा उसे कुछ दे दूं तो शायद मजीद बातें मालूम हो सकें। मैंने बटुए से $5 का नोट निकाला। उसकी नजरें नोट पर जम गईं। ये मेरे लिए है? उसने पूछा। तुम्हें मिल सकता है अगर तुम मजीद ताउन करो। मुझे टेरी को तलाश करना जरूरी है। इस बिल्डिंग में कोई होगा जो इस बारे में बता सके? हाँ। चौकीदार फिर अपना सर खुजाने लगा। मुझे याद आया कि मिसेस एंगस तुम्हारी मदद कर सकती थी। टेरी के मुताल्लिक कई बातें बता सकती थी। वो टेरी के सामने वाले अपार्टमेंट में रहती थी। बहुत शरीफ बूढ़ी औरत थी। उम्र कम से कम 80 साल थी। वो टेरी के घर में झाड़ पोंछ भी करती थी और अक्सर उसे खाना भी देती थी। वो इन औरतों में से थी जो दूसरों के काम आना पसंद करती हैं। वो बहुत बातूनी थी, मेरे कान भी खाती रहती थी। वो होती तो जरूर तुम्हारी मदद करती। तो क्या वो चली गई? मैंने पूछा। चौकीदार की नजरें अब भी नोट पर गड़ी थीं। आखिर मैंने नोट उसे दे दिया। उसने नोट को चूमा और अपनी गंदी पतलून की जेब में रख लिया। हाँ, सर के बल चली गई, उसने जवाब दिया। ये टेरी के जाने के 3 दिन बाद की बात है। सर के बल? क्या मतलब? जब मैं उसके अपार्टमेंट के बाहर सफाई कर रहा था तो मैंने उसका दरवाजा चौपट खुला देखा। वो 2 दिन से मुझे नजर नहीं आई थी। चुनाचे मैंने अंदर झांका। मिसेस एंगस फर्श पर दराज थी। वो मर चुकी थी। मैंने पुलिस को इत्तला दी और मामला उन पर छोड़ दिया। मुझे पुलिस से उलझने का शौक नहीं था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और न ही कुछ बता सकता था। पुलिस ने फैसला किया कि मिसेस एंगस को कत्ल करने वाला कोई आदी नशेबाज था जो रकम तलाश कर रहा था। उसके सर पर कोई चीज मारकर उसे बेहोश कर दिया और सारे अपार्टमेंट की तलाशी ली। हर तरफ चीजें बिखरी हुई थी। मिसेस एंगस बूढ़ी और कमजोर थी। सर की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकी, बेहोशी के आलम में ही मर गई। मेरा अंदाजा है कि वो तुम्हें जरूर बता सकती थी कि टेरी कहाँ मिलेगा। वो अक्सर मुझसे टेरी की तारीफ करती रहती थी कि बहुत ही शरीफ लड़का है। मुझे यकीन है कि टेरी उसे अपना पता बताए बगैर नहीं जा सकता था। बहरहाल मुझे इतना ही कुछ मालूम है। क्या किसी ने मिसेस एंगस का अपार्टमेंट भी किराए पर ले लिया? अभी नहीं। उसने अपार्टमेंट 3 साल के लिए लिया था, चौकीदार ने बताया। फर्नीचर वगैरह भी उसी का था। कोई वकील उसके मामलात संभाल रहा है। जैसे ही वो अपना काम खत्म करेगा अपार्टमेंट किराए पर उठा दिया जाएगा। तुम्हें मालूम है उसका वकील कौन है? कोई नौजवान है, मुझसे मिलने भी आया था। नाम नहीं मालूम? मैंने सवाल किया। चौकीदार अपना सर खुजाने लगा, फिर एकदम से बोला, उसका नाम सॉली लेविस है। मुझे एहसास हुआ कि अब चौकीदार से मजीद कुछ मालूम नहीं हो सकता। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मुमकिन है कि मैं $5 के नोट के साथ तुमसे दोबारा मिलने आऊं? बड़ी खुशी से, चौकीदार ने सर हिलाया। जितनी मर्तबा चाहो आ सकते हो। मैं इमारत से बाहर निकला। एंडरसन कार के पास खड़ा च्युइंगम चबा रहा था। कुछ कामयाबी हो रही है, मैंने उसे बताया। सॉरी लेविस नामी एक वकील का पता मालूम करो। मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। मैं दोबारा बिल्डिंग में दाखिल हुआ और लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर पहुंचा। वहां सिर्फ 2 अपार्टमेंट थे। दाहिने हाथ के दरवाजे पर गत्ते का टुकड़ा चश्मा था जिस पर मिस डॉली गिलबर्ट का नाम लिखा था। मैंने घंटी का बटन दबाया। उस वक्त 5:50 हुए थे। मेरा ख्याल था कि डॉली अब तक तो सोकर उठ गई होगी। 3 मरतबा बटन दबाने के बाद दरवाजा खुला। मेरे सामने जो लड़की खड़ी थी उसकी उम्र 20 के लगभग मालूम होती थी।
सुर्ख घुंघरियाले बाल, चेहरे पर मेकअप थोपा हुआ था। कदोखाल से अंदाजा होता था कि उसने बड़ी सख्त जिंदगी गुजारी है और बदस्तूर ऐसे ही हालात में रह रही है। कंधे पर पड़ी शॉल आगे से खुली थी। एक जांघिया के अलावा वो कुछ पहने हुए नहीं थी। उसने मुझे सरतापा देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट एक तवाइफ की मखसूस मुस्कुराहट थी, जिससे वो अपने ग्राहक को खुशामदीद कहती है। सॉरी जवान, अभी नहीं, 2 घंटे बाद आना, अभी एक दोस्त मौजूद है। तो मैं क्या करूं? 2 घंटे तक इंतजार? मैंने कहा, मेरे एक दोस्त ने बताया था कि तुम मेरी मदारात कर सकती हो। जरूर कर सकती हूँ, मगर 2 घंटे बाद। मैंने उसके कंधे के ऊपर से देखा। कमरा खासा आरास्ता था। एक नीम बाद दरवाजा नजर आ रहा था, जो गालिबन बेडरूम का था। अचानक बेडरूम से एक आवाज गूंजी, उस अहमक से कहो कि भाग जाए। तुम्हारा ख्याल है कि मैं सारा दिन यहीं जाया कर दूंगा? लड़की आवाज सुनकर चौंक गई। वो बड़ा जंगली है, उसने जल्दी से कहा। तुमसे फिर मुलाकात होगी। और वो दरवाजा बंद करके चली गई। मुझे तकरीबन यकीन था कि ये गूंजती हुई आवाज किसी नेगरू की थी। डॉली ने कहा था कि वो बड़ा जंगली है। मुझे अचानक एक ख्याल आया। मैं लिफ्ट से उतरकर नीचे गया। एंडरसन मौजूद था। वकील का पता मालूम किया? मैंने उससे पूछा। हाँ, उसका नाम व पता डायरेक्टरी में मौजूद है, एंडरसन ने जवाब दिया। नंबर 67 सी कॉम रोड। ओके, गौर से सुनो। कुछ देर में एक शियाफाम इमारत से बाहर निकलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ताक़ुब करो। मैं कार छोड़े जा रहा हूँ। मुमकिन है वो किसी कार में जाए। उसके साथ लगे रहना। मैं जानना चाहता हूँ कि वो हैंक तो नहीं है। और तुम? मैं सॉरी लेविस से बात करने जा रहा हूँ। वहां से गुजरती एक टैक्सी को देखकर मैंने उसे रुकने का इशारा किया। सॉरी लेविस का ऑफिस एक पुरानी सी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था। एक छोटा सा कमरा, जिसके एक गोशे में एक खस्ताहाल मेज और इससे भी ज्यादा खस्ताहाल फाइलों की अलमारी खड़ी थी। दूसरी जानिब एक छोटी मेज पर सेकंड हैंड टाइपराइटर रखा था, जिससे जाहिर था कि वो अपना टाइपिंग का काम भी खुद ही करता था। वो मेज की दूसरी जानिब एक फाइल खोले बैठा था। उसने सर उठाकर मुझे देखा और मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। कदो कामत मुतवस्सित और उम्र 35 साल मालूम होती थी। चेहरे पर दाढ़ी थी, जिसने बेशतर चेहरा छुपा लिया था। जिस्म इतना दुबला था जैसे वो हफ्ते में एक बार खाना खाता हो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसने हाथ मिलाते हुए कमरे की वाहिद कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैंने हाथ मिलाया, उसे अपना तारुफी कार्ड दिया। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कार्ड पढ़ा, फिर मेरी तरफ देखा। मिस्टर वेलिस, तुमसे मिलकर खुशी हुई, उसने कहा। मैंने तुम्हारी एजेंसी के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे मालूम हुआ है कि तुम मिसेस एंगस के वकील हो, मैंने कहा। वो कदरे चौंका। दुरुस्त है, मुझे उसकी वसीयत पर अमल दरामद कराना है। क्या टेरेंस थॉर्सन या टेरी जैगलर का नाम तुम्हारे लिए कोई मानी रखता है? टेरी जैगलर? उसने सर हिलाया। जरूर रखता है। मैं उसे तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। चूंकि मिसेस एंगस के और उसके ताल्लुकात बहुत दोस्ताना थे, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे बता सकेगी कि टेरी कहाँ है, मगर बदकिस्मती से उसका इंतकाल हो गया। मुझे ख्याल आया कि शायद कभी उसने तुमसे टेरी का जिक्र किया हो। तुम उसे क्यों तलाश कर रहे हो? लेविस ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूछा। एक्मी एजेंसी को उसकी तलाश पर मामूर किया गया है, मैंने जवाब दिया। मुझे मौक्किल का नाम नहीं बताया गया, सिर्फ ये ताकीद की गई है कि उसे तलाश करूं। इसका मतलब है मैं और तुम एक ही मसले से दो चार हैं, लेविस ने कदरे इत्मीनान से कहा। मिसेस एंगस अपनी तमाम दौलत और दूसरी चीजें उसके नाम छोड़ गई हैं, और मैं ये काम तब तक नहीं कर सकता जब तक टेरी को तलाश न कर लूं। अब तक तो मुझे कोई कामयाबी नहीं हुई है। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक मिसेस एंगस बड़ी गरीबाना जिंदगी गुजार रही थी, यहाँ तक कि वो टेरी के अपार्टमेंट की झाड़ पोछ भी करती थी। फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि उसके पास टेरी के लिए छोड़ने के काबिल कोई चीज हो? उसकी जुमला चीजों की मालियत $1,00,000 से ज्यादा है, और वो भी टैक्स वगैरह वज़ा करने के बाद। मिसेस एंगस बड़ी किफायतशार औरत थी, कभी अपनी दौलत सर्फ नहीं करती थी, रकम अपने पास छुपा कर रखती थी। मैं बड़ी मुश्किल से उसे ये समझाने में कामयाब हुआ कि इतनी दौलत उसे लिफाफों में छुपाकर अपने घर में नहीं रखना चाहिए, और उसे ये रकम बैंक में रखने पर आमादा कर लिया। मुझे खुशी है कि उसने मेरे मशवरे पर अमल किया। तुम्हें यकीन है कि उसने सारी रकम बैंक में रखवा दी थी? हाँ, यकीनन। मैंने बैंक से मालूम किया था। उसने कत्ल होने से 4 दिन कबल सारी रकम पैसिफिक एंड नेशनल बैंक में जमा करा दी थी। बैंक के मैनेजर मिस्टर ऑकलैंड मेरे वाकिफकार हैं,
अब बात सिर्फ टेरी को तलाश करने की है। तुमने अब तक उसे तलाश करने के लिए क्या किया? जो आमतौर से किया जा सकता था, लेविस ने फीकी मुस्कुराहट से जवाब दिया। इश्तिहार दिया, पुलिस में रिपोर्ट की, गुमशुदा अफराद की अदालत से रुजू किया, गर्ज जो कुछ कर सकता था किया, मगर 2 माह हो गए हैं, अब तक तो कोई कामयाबी नहीं हुई। उसने पुरुम्मीद नजरों से मेरी तरफ देखा। अब जबकि तुम भी उसे तलाश कर रहे हो तो मुझे फिर से तवक्को हो चली है। अगर तुम उसे तलाश नहीं कर सके तो और कौन कर सकता है? फर्ज करो वो मर चुका है, मैंने कहा, तब फिर उस रकम का क्या होगा? अगर उसकी मौत मिसेस एंगस के मरने के बाद हुई है तो ये रकम उसके नजदीक तरीन रिश्तेदार को मिलेगी, लेविस ने जवाब दिया। लेकिन मेरे पास ठोस सबूत होना चाहिए कि वो मर चुका है। एक और ताली गली। मैं टैक्सी से अपने ऑफिस वापस गया। बाहर इतनी गर्मी थी कि दफ्तर के एयर कंडीशनर की ठंडक में पहुंचकर सुकून की सांस ली। फिर अपनी रिपोर्ट टाइप की, खत्म ही कर रहा था कि एंडरसन आ गया। बाहर तो जैसे जहन्नुम बना हुआ है, वो अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। क्या मालूम करके आए हो? मैंने पूछा। तुम्हारा अंदाजा ठीक था, एंडरसन ने जवाब दिया। कुछ देर के बाद एक कवि हेकल सियाफाम बाहर आया और एक सफ़ेद कैडी कार में बैठकर चल दिया। मैंने ब्लैक कैसेट तक उसका ताक़ुब किया। वो क्लब के अंदर चला गया। फिर एक नेगरू बाहर निकला और कार कहीं ले गया। मुझे उस कवि हेकल आदमी के बारे में बताओ। बड़ा सख्तगीर आदमी मालूम होता है। कद 6 फुट 6 इंच से कम नहीं होगा। 1 गज चौड़े कंधों पर एक छोटा सा सर रखा हुआ है। कसरती जिस्म है, किसी रक्कास की तरह चलता है। इतना ही खतरनाक नजर आता है जैसे कोई कोबरा सांप। मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि वही हैंक स्टडले है। मैंने अपनी घड़ी देखी। डॉली गिलबर्ट से बात किए तकरीबन 2 घंटे हो रहे थे। उससे मिलने का वक्त आ गया था। मैंने एंडरसन को अपनी रिपोर्ट दी। यहीं रहना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, मैंने कहा। मैं नीचे उतरा, कार में बैठा और बेकर्स बिल्डिंग की जानिब रवाना हो गया। इस बार एक ही मर्तबा घंटी बजाई थी कि दरवाज़ा खुल गया। डॉली अपनी आवारा मुस्कुराहट के साथ सामने खड़ी थी। अंदर आ जाओ, उसने कहा। ताखीर के लिए अफसोस है, मगर हम लोगों का वक्त यूं ही गुजरता है। मैं रिहायशी कमरे में दाखिल हुआ। डॉली ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देखो डार्लिंग, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे मेरा तोहफा दो, $50, और काम शुरू कर दो। मैंने उसके पास से गुजरते हुए बेडरूम में देखा, किचन में झांका और ये इत्मीनान करने के बाद कि घर में उसके सिवा और कोई नहीं है, रिहायशी कमरे में वापस आ गया। डॉली बेडरूम में बिस्तर के पास खड़ी कुछ बेचैनी से मुझे देख रही थी। तुम किसी बात से खौफजदा हो? उसने पूछा। नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं उसका हाथ पकड़कर वापस रिहायशी कमरे में ले आया। मुझे अफसोस है, मगर तुम जो समझ रही हो, मैं उस काम से नहीं आया हूँ। मैंने उसे अपना तारुफी कार्ड दिया और एक कुर्सी पर बैठ गया। वो कुछ देर तक कार्ड को घूरती रही, फिर मुझे वापस कर दिया और सख्त लहजे में बोली, चलते फिरते नजर आओ मिस्टर, दफा हो जाओ। मुझे कुछ मालूमात दरकार हैं, मैं मुस्कुराया, जिनके लिए मैं तुम्हें $100 दे सकता हूँ। ये मत कहना कि तुम्हें $100 से दिलचस्पी नहीं। पहले रकम दिखाओ, उसने हाथ फैलाया। मैंने बटुए से $100 का नोट निकालकर उसे दिखाया, मगर दिया नहीं। पहले मालूमात, फिर मुआवजा। वो एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने एक शॉल लपेट रखी थी। गालिबन इसके सिवा कोई और कपड़ा उसके जिस्म पर नहीं था। कैसी मालूमात? मुझे टेरी ज़ेगलर की तलाश है। मैंने कार्ड वापस जेब में रख लिया। वो कुछ चौंकी। तुम्हें कैसे ख्याल हुआ कि मैं टेरी के बारे में कुछ जानती हूँ? मुझे कोई ख्याल नहीं है। मैं उसे तलाश कर रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया कि तुम उसके जाने के बाद 1 घंटे के अंदर यहाँ आ गई। मैंने सोचा मुमकिन है उसने तुम्हें इशारा दिया हो कि वो अपार्टमेंट खाली कर रहा है और शायद तुम्हें मालूम हो कि वो कहाँ गया है। रकम के बारे में क्या तुम सच कह रहे हो? डॉली ने गहरी सांस ली। मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। तुम जो कुछ जानती हो बता दोगी तो रकम मिल जाएगी। क्या टेरी ने बताया था कि वो जा रहा है? नहीं, मगर मेरे कान बहुत तेज हैं। यहाँ वहाँ मेरे दोस्त भी बहुत हैं, अगरचे टेरी से मेरी कभी नहीं बनी। तुम्हें ये मालूम नहीं कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है? क्या वो किसी मुसीबत में है? बहुत जल्दी में गया था, शायद खौफजदा था। किसी ने उसके लिए कुछ दौलत छोड़ी है। मेरा काम यह है कि उसे तलाश करूं और दौलत उसके हवाले कर दूं। कितनी दौलत? डॉली की आंखें फैलने लगीं। मालूम नहीं, मगर जो कुछ है कम नहीं है। तुम्हें मालूम हो तो बता दो कि वो कहाँ है। नहीं, मैं नहीं जानती। डॉली ने नफ़ी में सर हिलाया।
ज़रा तसव्वुर तो करो, इस अजीब नौजवान को दौलत मिलेगी। मेरी कितनी तमन्ना है कि काश कोई मेरे लिए भी कुछ छोड़ जाए। क्या ये कोई दूसरी अंधेरी गली है? मैंने सोचा। तुमने ये क्यों कहा कि टेरी अजीब नौजवान है? मैं उससे सिर्फ 2 मरतबा मिली हूँ। उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला, बस मुझे इस तरह घूरता रहा जैसे मैं फुटपाथ पर गिरी हुई कोई शय हूँ। लेकिन वो पियानो बहुत अच्छा बजाता था। मुझसे पूछो तो या तो वो पागल था या नशेबाज। तो तुम्हारे ख्याल में वो नशा करता था? मैं क्या बता सकती हूँ। आसपास बहुत से नौजवान इंजेक्शन के आदी हैं, लेकिन मैं उनसे दूर रहती हूँ। मुझे कमाई करना है। शुक्रिया। मैंने उसे $100 का नोट दे दिया। बस एक सवाल और, क्या हैंक स्टेडले तुम्हारे पास अक्सर आता रहता है? वो इस तरह घबरा कर पीछे हटी जैसे मैंने उसे थप्पड़ मार दिया हो, फिर उछलकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। दफा हो जाओ, वो चीखी। मैं तुमसे बाज आई। मुझे बतौर माहिर तकरीबन 20 साल गुजर चुके थे। मैंने बहुत से खौफजदा चेहरे देखे थे, मगर कोई इतना सहमा हुआ नहीं था जैसे इस वक्त डॉली थी। वो कांप रही थी। मैं जानता था कि अब उससे कुछ और मालूम नहीं हो सकता। चुनाचे मैं अपार्टमेंट से बाहर आ गया, नीचे उतरा और उस जानिब चल दिया जहां मैंने अपनी कार पार्क की थी।